अच्छा बच्चों, आज हमने जो है फॉर्मली इसका पहला चैप्टर जो है अपना सब्जेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका हमने स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके थे हम लोग। ठीक है, आज हम डेफिनेशन को रिवाइज भी करेंगे, कुछ नए एस्पेक्ट से देखेंगे साथ उसको। इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है वगैरह वगैरह सारे चैप्टर में जो है ना हम लोग देखेंगे। बाहर इस चैप्टर की स्लाइड्स 250 समथिंग है, बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे, तो आप लोगों ने उस चीज़ से परेशान नहीं होना कि इतनी ज़्यादा स्लाइड्स हैं। उन तो हाई सिंपल स्लाइड्स हैं। हो सकता है कोई जो एक स्लाइड जो है वो 30 सेकंड या से भी कम टाइम में ख़त्म हो जाए, कुछ स्लाइड्स ऐसी भी हैं। ओके, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि ओल्ड वर्सेस न्यू मार्केटिंग। आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एज ए डिसिप्लिन स्टडी करना या इसकी एज ए डिसिप्लिन इसको जो है ना समझना, इसमें आपके जो नए मार्केटिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो नए फिनोमिना हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर एज ए डिसिप्लिन काम किया गया। लोगों ने इसको एज ए डिपार्टमेंट ट्रीट किया इसको अलग से। ठीक है, पहले हम एक हल्का सा कंपैरिजन कर लेते हैं। आपकी 20वीं सदी के आगाज़ से लेकर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी अभी तक की जो मार्केट बिजनेस वर्ल्ड है आपका, वो चार बेसिक राह से गुजरा है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और आपका जो है बाद में रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है कुछ। उसको रिलेशनशिप के बाद पांचवा सोशल एरा भी बोलते हैं। ये चार से पांच जो है ना आपके बेसिक जो एराज हैं, जिनमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की गई बिजनेस को रन करने के हवाले से। बाकी की मैं डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस चीज़ से अवेयर हैं और ऑलरेडी मैं भी आप लोगों को वो चीज़ बता चुका हूँ पिछले सेमेस्टर में। कंपेयर करते हैं कि पुरानी मार्केटिंग क्या थी। पुरानी मार्केटिंग जो थी वो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड थी, यानी कि जो बिजनेसमैन था उसका फोकस होता था कि जी अभी जो कस्टमर आए इससे मैक्सिमम इसका जितना मैं खून चूस सकता हूँ, जितना ऐसे पैसे मैक्सिमम मैं कमा सकता हूँ वो कमाऊँ, बात की बात में देखी जाएगी। पहले ये अप्रोच होती थी। ठीक है, पहले कहते थे कि जी सारे कस्टमर एक जैसे ही हैं, चाहे कोई कम खरीद रहा है, चाहे कोई ज़्यादा खरीद रहा है, चाहे कोई काला खरीद रहा है, चाहे कोई गोरा खरीद रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, सब एक जैसे कस्टमर है, पहले ये ख्याल होता था। उसके बाद जो है ना कि मार्केटिंग जो है ना सिर्फ चार पीस पे काम करती थी। ठीक है, कि चार जो फोर पीस है ना बस वही वही जी इनफ है। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, और उसके ऊपर भी इतना डिटेल्ड काम नहीं था किया जाता। उसके ऊपर भी मास मार्केटिंग की जाती थी कि जब हमने अपने आप को, अपने ब्रांड को खुद को जब प्रमोट करना होता था तो हम उसको मास लेवल पे प्रमोट करते थे, यानी कि स्टैंडर्ड मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज हम लोग सबके लिए देते थे। चाहे कोई छोटी एज का है उसको भी हमने उसी तरीके से डील करना है, उसको भी वो चीज़ बेचने की कोशिश करनी है। चाहे कोई बड़ी एज का, उसको भी उसी तरीके से हमने उसके सामने भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और उसी तरीके से उस चीज़ को हमने जो है ना वो डील करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो है ना पहले होता था कि हर बंदे की कोशिश होती थी कि नया, सिर्फ नया कस्टमर है, फोकस आपका नए कस्टमर पे होता था। नया कस्टमर जल्दी से जल्दी है, नया कस्टमर जल्दी से जल्दी है, ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर्स आएँ, ये मेजर फोकस होता था। उसके बाद होता है कि आपकी जो प्रमोशनल कंपेन थी वो ब्रॉडकास्ट ओरिएंटेड होती थी। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है नशर करना। ठीक है, कि आप नशर करते हैं, जब भी कुछ नशर करते हैं तो आवाम के लिए, आप एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल के लिए जो है ना आप अपनी प्रमोशन को आप जो है ना वो ऑन एयर करते थे। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रॉफिट, आपका जो मेजर फोकस होता था एज ए बिजनेसमैन पुरानी मार्केटिंग में, होता था कि जी अभी जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ इसका मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। बात की बात में देखी जाएगी, और पहले क्या था, पहले जो था वो गुजर गया। उसके बाद आपके जो कुछ बिजनेस वर्ड आपका वो चेंज हुआ, कुछ चीज़ें चेंज आई मार्केट के अंदर। वो चेंजेस क्या थे, आप ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड से रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो गए। आप कहते हैं सिर्फ हमने इस करंट ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना, कस्टमर से हमने रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है। रिलेशनशिप बिल्ड करके रखेंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा है। शेयर ऑफ वॉलेट, ठीक है, हम पहले जो था कि जैसे मैंने पहले बताया कि जी हम सब कस्टमर को एक तरीके से डील करते थे, लेकिन बाद में का भी एक तरीके से डील नहीं करना, क्योंकि हमने कस्टमर अगर हमारे साथ बना रहेगा तो हम उसका शेयर ऑफ वॉलेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। शेयर ऑफ वॉलेट से मुराद क्या है, हम अभी हम अगर हम मिसाल के तौर पर 50 रुपये की चीज़ लेके गए, अगली बार वो हमसे 100 रुपये की चीज़ लेके जाए। ठीक है, ये हमारे जो ना वो प्लान बाद में आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया। अब उसके दो तरीका का अर्थ है, एक था क्रॉस सेलिंग, एक होता है अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग ये लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्रॉस सेलिंग होता है कि ये अगर आपसे मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम आए तो वो आपसे चार्जर भी परचेज़ करे, ग्लास का प्रोटेक्टर भी चेंज करे। अब ये क्या है कि एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट से, ये क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। अप सेलिंग जो है, अप सेलिंग आप लोग बोलते हैं कि उसमें आ जाता है कि अगर कोई एक बंदा आपसे पहले एक
केजी 1 किलो चीज़ खरीद रहा है, वो फिर बाद में आपसे 2 केजी चीज़ खरीदने लग जाए आपसे। उसके बाद जी ये कहा गया कि जी सब कस्टमर इक्वल हैं, ऑल कस्टमर्स आर, अब सॉरी वो पुरानी मार्केटिंग में था कि सब कस्टमर इक्वल हैं, लेकिन अभी जो वर्ड था, जो बाकी जो इरा है आपका, जो न्यू मार्केटिंग इरा है, वो कहते हैं कि सारे कस्टमर इक्वल नहीं है, सब बंदों के टेस्ट डिफरेंट है, सब बंदों की परचेजिंग पावर डिफरेंट है, सब बंदों के जो है ना वो पसंद नापसंद डिफरेंट है। रिलेशनशिप मार्केटिंग के ऊपर काम किया गया, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, इंडिविजुअल मार्केटिंग के ऊपर काम किया गया कि कस्टमर को उसकी ज़ाती सतह पर जाकर, ज़ाती लेवल पर जाकर उसको टारगेट किया जाए और उसको डील किया जाए उसको। उसके बाद आ गया आपका फोकस ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। वो कहते थे कि जी नए अब जो नई जो मार्केटिंग रहा है, वो कहते हैं कि जी नए भी करो आप लोग, जो है ना वो कस्टमर्स को आप फोकस करो, लेकिन पुराने कस्टमर का फोकस नहीं ख़त्म करना। पुराने कस्टमर बने रहने चाहिए आपके पास, जितने पुराने कस्टमर बने रहेंगे उतनी आपकी प्रोफाइल और पोर्टफोलियो आपका अच्छा होगा, और उस पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी अगर करें तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पुराने कस्टमर को रिटेन करने में ज़्यादा है। उसके बाद डायलॉग ओरिएंटेड। पहले होता था कि जी चीज़ जो भी होती थी नशर की जाती थी पहले, तो जी टीवी पे ऐड चला दिया, अगले कुछ कहना चाह रहे हैं, कस्टमर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं या नहीं कहना चाह रहे, उनका क्या ख्याल है उसके बारे में हम लोग कोई जिक्र ही नहीं करते। लेकिन अब जब वो डायलॉग ओरिएंटेड हुआ, फिर वो कहते हैं कि इसको हम कस्टमर से कस्टमर से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, तो वापस कस्टमर भी हमें अपनी राय से इजहार करता है, नहीं इसको ऐसा नहीं वैसे होना चाहिए, इसको वैसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है कि एक कस्टमर, जितनी देर हमारा कस्टमर रहेगा, जब से है वो जब तक रहेगा, इस पूरे लाइफ टाइम के अंदर वो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करवा सकता है, इस चीज़ को बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जाए। मतलब एक कस्टमर ने जितनी ज़िंदगी अब हमारे साथ गुजारी है एज ए कस्टमर, और जितनी बाकी गुजारेगा, उससे हमने मैक्सिमम पैसे जनरेट करने हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ये अब वही चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं, उनको तो ऐसा ऐसा उन्होंने कोई डिटेल बताई होगी इसकी। ट्रांजैक्शंस आर वन शॉट एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जब एक कस्टमर आपके पास आया, तो पहली बार में आप उससे जो एक्सचेंज कर सकते हैं एक सिंगल टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो अप्रोच है, वो कहती है कि जी अगर कस्टमर आपके पास पहली बार आया है, तो वो उसकी आखिरी बार नहीं होना चाहिए, वो आपके साथ बना रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म आपके साथ वो रहना चाहिए। ठीक है। और रिलेशनशिप तभी आपके बनते हैं जब आपके टू वे कम्युनिकेशन आपकी चलती है आपकी। द ओरिजिन ऑफ CRM और इन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है वो कस्टमर के साथ नहीं बनेंगे। जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आपके कस्टमर के साथ नहीं बनेंगे, तो आपके लिए मसला होगा, आपके बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। Over time, a company learn more and more about the customer need, want, and it's therefore able to provide more personalized and relevant one-to-one service. आहिस्ता आहिस्ता जब कस्टमर आपके साथ बना रहेगा, टिका रहेगा आपके साथ, आपके पास एज ए कस्टमर, आपके पास कस्टमर को सीखने को, कस्टमर के पसंद नापसंद को जानने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। और जितना आपको कस्टमर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, उतना जो है आप उसको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जैसे मैंने बताया था, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट टू बी रिसीव फ्रॉम ए गिवन नंबर ऑफ न्यूली एक्वायर्ड और एग्जिस्टिंग कस्टमर। बेसिकली सादे लफ्ज़ों में बताऊं कि एक कस्टमर चाहे नया नया हमारे पास आया है या पहले से हमारे पास है, वो उसने पूरी लाइफ टाइम में जितना हमें रेवेन्यू जनरेट करवाना है, फॉर एग्जांपल हम रिसर्च के ज़रिए फॉर एग्जांपल हम लोग ये फोरसी करते हैं कि जो आने वाले 6 साल तक हमसे चीज़ें परचेज़ करता रहेगा, और हर साल हमसे इतनी इतनी अमाउंट की चीज़ें परचेज़ करेगा। मुस्तकबिल में उसने जितना स्पेंड करना है हमारे ऊपर, उसकी जो आज जो वैल्यू होगी, इसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर को स्पेंड करें। वही ना हो कि कस्टमर से हम टोटल रेवेन्यू 5 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे 4 लाख रुपये हमें अर्न करवाना है, लेकिन हम उसके ऊपर प्रमोशन की मद में या और डिस्काउंट्स की मद में हम 6 लाख रुपये खर्चा कर दें, ये तो घाटे का सौदा हो गया ना। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है पॉसिबली, और उसको हमने मेंटेन कैसे करना है। वाई नो,
CRM की अब क्यों ज़रूरत पड़ी है, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें मज़ीद चीज़ें हैं कि द इंक्रीज नंबर ऑफ़ हाई क्वालिटी कंपेटिटर्स एंड प्रोडक्ट्स। आपका कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो गया, और जो कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, कंपटीशन इंक्रीज़ होने से एफिशिएंसी आती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके प्रोसेस के अंदर, आपके जो वर्कफोर्स है उसके अंदर। जितने भी आपके इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट फैक्टर्स हैं, उन सब के अंदर एफिशिएंसी आती है कंपटीशन इंक्रीज़ होने से। और जब कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, एफिशिएंसी आती है, तो कस्टमर तो वो प्रोडक्ट परचेज़ करेगा जो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हर कस्टमर, हर कंपनी जो है वो, हर ब्रांड चाहेगा कि मेरी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ किया जाए। और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करवाने के लिए आपका कस्टमर से अच्छा ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। और कस्टमर से अच्छा ताल्लुक़ बिल्ड करने के लिए आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो कॉपी की जा सकती हैं, आप अपने कंपैरेटर की प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अपने कंपैरेटर की लॉयल्टी कॉपी नहीं कर सकते। जितना आपका कंपैरेटर के कस्टमर उसके साथ लॉयल हैं, आप वो लॉयल्टी कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए कस्टमर को लॉयल बनाएं अपने ब्रांड के साथ। चेंजेस इन पेस ऑफ लाइफ। अब आपकी जो लाइफ की जो स्पीड है, लोगों की रोज़मर्रा की जो औकात है, वो बहुत स्पीड अप हो गई है। आप लोग भी फील करते होंगे, हम लोग भी फील करते हैं कि यार सारा दिन टाइम नहीं मिलता, सुबह उठते हैं, चल दौड़ लगी होती है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते वगैरह वगैरह। अब ये हर बंदा जल्दी में है, हरी में है, ठीक है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे फोकस्ड चीज़ें मिलें। फोकस चीज़ों से मुराद है कि वो ब्रांड जो कि पर्टिकुलरली मेरे या मेरे जैसे कस्टमर्स के लिए चीज़ें बनाता हो, ठीक है। अब इसके लिए कंपनीज़ को चाहिए कि मुझे पता हो कि जो हमारे कस्टमर जो हैं, उन कस्टमर्स के ट्रेड्स क्या हैं, उनकी नॉर्म्स क्या हैं। जब पता होगा तभी उन्हीं पे फोकस होके उनके मुताबिक चीज़ें बना पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब देखें, जैसे अब फैमिलीज इन विच बोथ स्पाउस वर्क। अब कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स, पहले हुआ करता था कि सिर्फ मर्द जो है घर का वो अर्न करता था, और बीवी घर में बच्चों को संभालती थी, और ये सारे मामला होते थे। लेकिन अभी जो है ये डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब जो है ना, मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, ठीक है। अब इस तरह की सूरत हाल में उन्होंने ज़ाहिर है अपने पैसे कमाने के लिए काम तो करना है। अब इस तरह की सूरत हाल में बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। बिज़नेस के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है? बेबी सिटिंग। बेबी सिटिंग वाले बिज़नेस जो है ना, वो इस तरह के बिज़नेस को कैश करवा सकते हैं। फास्ट फूड वाले जो है ना, वो काम कर अब इस चीज़ को कैश कर सकते हैं कि जी आप घर जा रहे हो तो बाहर से बना बनाया गाना खाना जो है फटाफट ले जाओ घर के लिए, ठीक है, फास्ट फूड। अब ये कि जो सोशल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर काम करने के ऊपर आपको फोर्स कर रही हैं। इंटरनेट एंड मल्टी चैनल यूजर्स, ठीक है। इंटरनेट की वजह से क्या है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन ईजी हो गई है, कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है। कस्टमर के पास जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कस्टमर के पास पावर ज़्यादा है। आपका कस्टमर जितना ज़्यादा एम्पावर्ड होगा, उतना ज़्यादा वो चाहेगा कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आप सिंपल वन वे इंटरेक्शन की बजाय टू वे इंटरेक्शंस जो है ना, आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी अपने कस्टमर के साथ, ताकि कस्टमर जो है आपके साथ अटैच रहे, आपके साथ लॉयल रहे। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया, कंपनी नीड टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद कस्टमर इन बोथ सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस मैनर। सिंक्रोनियस मैनर से मुराद, सिंक्रोनियस का मतलब होता है कि जी लाइव, यानी कि आप और कस्टमर जो है वो लाइव आपस में बात कर रहे हैं। एसिंक्रोनियस का मुराद कि आपने मैसेज भेज दिया कस्टमर को, कस्टमर उसके बाद 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब उसको टाइम मिलेगा वो आपका मैसेज या प्रमोशनल मैसेज वो सुन लेगा, उसके अकॉर्डिंगली बाद में बिहेव करेगा। द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तो आपकी जो किसी भी अदारे की जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनका बेसिक फंक्शन क्या है? टू ब्रिंग बायर एंड सेलर टुगेदर टू क्रिएट कस्टमर्स, ठीक है। या आपके जो है ना, वो बायर्स और जो हैं सेलर्स हैं, उनको यकजा किया जाए, एक जगह पर फोरम पर लाया जाए, ताकि वो आपके लॉयल कस्टमर्स में जो है ना वो कन्वर्ट किए जा सकें। वाइल गेटिंग कस्टमर इज़ फंडामेंटल टू बिजनेस सक्सेस। जितने ज़्यादा आपके कस्टमर होंगे या लॉयल कस्टमर होंगे, उतना आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा आपका कामयाब रहेगा। और जो मेजर गोल हैं आपके किसी भी इदारे के, एंगेज दैम इन इंटरेक्शन विद कस्टमर ओवर द लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म आपने उनके साथ रिलेशनशिप आपने बना के रखना है आपने।
अब इसके आगे एग्जांपल दी गई है कि जैसे आप किसी कसाई की दुकान पे जाते हैं, जैसे सोहेल की एग्जांपल देते हैं कि सोहेल किसी कसाई की दुकान पे गया, वहाँ जाके अब उसने जो है ना वो दुकान में एंटर हुआ तो कसाई आ गए उससे कि सोहेल साहब आए, कैसे हैं सर, ठीक हैं, फिर कितना गोश्त आपको चाहिए, वो बताइए सोहेल के फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 किलोग्राम मुझे जो है ना वो गोश्त चाहिए। अच्छा वो कहेगा सर जैसे आप हमेशा चाहते हैं कि आपको स्ट्रिप्स की फॉर्म में जो है ना वो कटा हुआ गोश्त चाहिए, ठीक है, लंबा लंबा, क्योंकि आप अक्सर इस तरह का गोश्त लेकर जाते हैं, तो आपको वैसा गोश्त बना दूँ, आप कहेंगे जी वैसा बना दें। अब ये चीज़ है कि उसको जो कसाई है उसको सुहेल का नाम भी पता है, सुहेल के नाम के साथ वो किस तरह का गोश्त लेके जाता है वो चीज़ भी पता है उसको। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ा सुहेल को पर्सनलाइज फील करवाएगी, पर्सनलाइज फील करवाएगी कि वो चाहे मुझे थोड़ा ज़्यादा सफ़र करके उस कसाई तक जाना पड़े, मैं उस कसाई के पास जाने को प्रेफर करूँगा। क्यों? बिकॉज ही नो माई चॉइस, ही नोज माई नेम, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगेन सुहेल ज़्यादा रिलेट कर पाएगा इस बात पे कि जो मेल जो हैं वो जब कटिंग वगैरह करवानी होती है तो वो कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर जो है बार्बर है उसी के पास हैं, क्योंकि आपको हर बार जाकर उसको समझाना नहीं पड़ता कि मेरे बाल इस तरह के काटना, मेरी मूछें इस तरह की सेटिंग करना, दाढ़ी किस तरह की सेटिंग करना, क्योंकि वो उसको पता होता है कि इसने जो है ना दाढ़ी किस तरह की रखनी है, मूछें किस तरह की रखनी है, बाल किस तरह के कटवाने हैं, ठीक है। और जब आपकी चॉइस उसको पता है तो यू फील मोर कंफर्टेबल विद दैट सॉर्ट ऑफ बाबर, बार्बर, सॉरी बाबर नहीं बार्बर। ये उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू किया हुआ है उन्होंने आगे। ओके, making a sale should not be viewed as the end of marketing process but rather as the start of an organization relationship with a customer। कहते हैं कि जी आप अगर किसी आपने सेल कर दी है तो सेल आपने की है अपने प्रोडक्ट को, तो इस चीज़ को एंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं समझना चाहिए कि जी हमने सेल कर दिया हमारा काम मुकम्मल हो गया। इसको बेसिकली आपको स्टार्ट ऑफ समझना चाहिए, स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप। स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप से मुराद के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना, ये वो चीज़ जो मैंने पहले बताई है। Successful small firms such as the traditional butcher have to be better to be relationship oriented। कि आपको जितने भी इदारे हैं चाहे छोटे हैं बड़े हैं उनको रिलेशनशिप ओरिएंटेड लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जितना वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेंगे उतना कस्टमर उनके पास बना रहेगा। ओके, ये वो चीज़ें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ मैं। आगे ये उसके आगे डेफिनेशन है, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, फिर भी है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय इट्स सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है जी। इट इज़ अ प्रोसेस टू कंपाइल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना किस लिए, टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किस लिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि हम अपने कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर शायद मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के अभी सिर्फ नाम से हम बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में टेक्निकली नहीं बताऊंगा, जो है ना वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उन चीज़ों को लेकर चलना है। सॉफ्टवेयर्स को सैप है, ओरेकल है, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। सी आर एम बिजनेस स्ट्रेटजी दैट यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी जो है बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं किस लिए, to provide the enterprise with comprehensive, reliable and integrated view of customer base। यानी कि ये ऐसा हमारे पास फोरम है, टेक्नोलॉजिकल फोरम है, जिसकी बेस पे हम लोग एक रिलायबल, एक कम्प्रीहेंसिव जो है कस्टमर व्यू हम लोग जो है ना हमारे पास आता है, ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज बना सकें, ठीक है। सो दैट ऑल प्रोसेस एंड कस्टमर इंटरेक्शंस हेल्प मेंटेन एक्सपैंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। यानी कि इसमें कस्टमर को भी फ़ायदा हो, कस्टमर के साथ साथ आपके जो है सप्लायर यानी जो आप बिजनेसमैन उसको भी फ़ायदा हो। अच्छा, और सी आर एम स्ट्रेटजी जो है ये हेल्प करती है किस चीज़ में, टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंटरेक्शन विद करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। ऐसे लोग जिनके साथ जो अभी आपके कस्टमर हैं या मुस्तकबिल में आपके कस्टमर होंगे, इस तरह के लोगों के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है सी आर एम की मदद से। पर्पस सीआरएम सिस्टम का क्या है, टू इन्हांस कस्टमर सर्विस को बेहतर से बेहतर किया जाए, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाया जाए, इंश्योर कस्टमर रिटेंशन को इंश्योर किया जाए कि कस्टमर आपके साथ टिका रहे, आपको छोड़ के जल्दी जाए ना, ठीक है, वो आपके साथ टिका रहे आपके साथ।
ये CRM सिस्टम के बेसिक जो डिलीवरेबल्स हैं। अच्छा, अब CRM सिस्टम के अंदर कौन कौन से काम जो हैं वो कंपनी करती है या कंपनी को करने पड़ते हैं। एक्सेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैच कस्टमर नीड विद सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स। आप जो है अपने कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को ढालते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि कस्टमर जो है ना सेटिस्फाइड जो है वो फीडबैक दे आपको। रिमाइंड कस्टमर ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट, आप ऑन एंड ऑफ, ठीक है, टाइम एंड अगेन आप कस्टमर को ये चीज़ बावर कराते रहते हैं कि आपको हमारी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपको हमारी सर्विस की ज़रूरत है। आप कस्टमर को बार बार टाइम टू टाइम आप जो है ना ये उससे डिफरेंट तरीके से रब्ता करके आप उसको बावर भी करवाते रहते हैं। नाउ व्हाट अदर प्रोडक्ट्स अ कस्टमर हैज़ परचेज्ड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट के अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ की हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा, जब आपके पास कस्टमर का मतलब डाटा होगा। डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। अब मैं आपको बार बार डाटा 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 या इन्फॉर्मेशन, डाटा इन्फॉर्मेशन का वर्ड यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि ए बैंक्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शुड गिव अ सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स टेलीफोन कॉल सेंटर। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है कि जी अगर किसी बंदे ने, कस्टमर ने बैंक में कॉल की है, उसने सिर्फ अपना CNIC नंबर फॉर एग्जांपल बताया है, तो उसके पास सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए कि इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का जो है ना वो अकाउंट बैलेंस कितना है, इसने लास्ट टाइम कितने के ट्रांजैक्शन किया है, इसने हमारे बैंक के ज़रिए कुछ परचेज़ किया या नहीं किया, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके वो बैंक के नुमाइंदे के पास होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, और आपके जो CRM सिस्टम है उनको जो है ना वो इस काबिल होने चाहिए कि जो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है वो प्रोवाइड कर सकें जो है कस्टमर को मुतल्लिक कंपनी को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इन अ CRM सिस्टम इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कस्टमर का पहले एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद जो है ना आप वो उसको वो बस जी डाटा कलेक्ट हो गया, हमें और नहीं चाहिए। कस्टमर के मतलब आपको कॉन्टीन्यूसली डाटा चाहिए होता है। कस्टमर ने इस बार हमसे कितना परचेज़ किया, कस्टमर ने नेक्स्ट हमसे कब परचेज़ किया, कितना अर्सा कस्टमर ने हमसे परचेज़ नहीं किया, कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ की, किसके पास जा रहा है, कस्टमर की बर्थडे कब है, कस्टमर के फैमिली मेम्बर कितने हैं, कस्टमर मैरिड है या अनमैरिड है। ये डाटा कॉन्टीन्यूसली आपको आपके पास होना चाहिए, और डाटा कॉन्टीन्यूसली आपका अपडेट होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर लाइफ टाइम कस्टमर के जो है वो एज के साथ साथ उसकी स्पेंडिंग बिहेवियर भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये डाटा एक वन टाइम डाटा कलेक्शन वन टाइम प्रोसेस नहीं, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये एक मुस्तकिल जारी रहने वाला अमल है ये। CRM system as a hub of applied learning, ठीक है, फ्रॉम परचेजेस डाटाबेस, मेलिंग लिस्ट, ईमेल रेफरल्स एंड अदर। ठीक है, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं, कहते हैं कि जी अब ये इसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप वो ईमेल भी, रेफरल्स भी आ जाते हैं, मेलिंग लिस्ट है, उसने लास्ट टाइम कब परचेज़ किया, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग मैनेज और कलेक्ट करते हैं, ताकि आप कस्टमर के मुताबिक आप जो है वो चीज़ों को आगे वो कस्टमाइज्ड ऑफर्स आप कस्टमर के लिए लेके आ सकें, आप पर्सनलाइज लेवल की प्रमोशन आप लोग उसके लिए लेके आ सकें। इफ सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अगर आपका कस्टमर पहले ट्रांजेक्शन से सेटिस्फाइड है, द कस्टमर लर्न्स टू ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन और बिलीव इट विल डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिस। ठीक है, अगर आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पहले ट्रांजेक्शन से सेटिस्फाइड है, तो कस्टमर की कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट टाइम भी इसे परचेज़ करूं, क्योंकि उसका ना एतमाद बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, और एतमाद ही हमने बनवाना है, और बाद में एतमाद को हमने कंटिन्यू भी करना है आगे। द ऑर्गेनाइजेशन लर्न अ बिट अबाउट कस्टमर्स नीड, क्योंकि यानी पहले ट्रांजेक्शन जब होती है, पहले ट्रांजेक्शन के बाद कस्टमर के मतलब आप कंपनी को थोड़ी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि कस्टमर जो है वो आपके साथ लॉयल रहे, ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, और ज़्यादा जानने के बाद आप उसके लिए बेहतर से बेहतर सर्विस ऑफर कर सकें आप उसको। अच्छा, और बेहतर से बेहतर रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके जो रिलेशनशिप हैं वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होने चाहिए। म्यूचुअली बेनिफिशियल से मुराद उसका कस्टमर को भी फ़ायदा हो और कंपनी को भी फ़ायदा हो। कस्टमर को फ़ायदा क्या है कि उसको वैल्यू मिल रही है, जो पैसे वो स्पेंड कर रहा है उसके उसके अगेंस्ट, और कंपनी को फ़ायदा क्या है, कंपनी जो है उनको रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं।
तो however many organization experience difficulties in building information and e-commerce initiative। कहता है लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अपने जो जो इंफॉर्मेशन एंड ई कॉमर्स इनिशिएटिव के हवाले से। सिंस इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर कम्प्लेक्स एरे ऑफ स्किल टू कैप्चर। वो कहते हैं ये काम जो है ना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, अगर आपने कस्टमर डाटाबेस के ऊपर काम करना है, कस्टमर डाटाबेस के ऊपर अगर आपने काम करना है तो उस डाटाबेस के ऊपर काम करते हुए आपको नई से नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नए से नए टेक्नोलॉजी के लिए आपको नए से नए स्किल्स की ज़रूरत है। और दूसरा सिक्योरिटी का बहुत इशू है। आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा लीक होने के बहुत चांसेस होते हैं। आपके पास कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उनका एड्रेस होते हैं, समटाइम आपके पास उनकी परचेज हिस्ट्री होती है, बैंक डिटेल्स भी आपके पास समटाइम आ जाती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये एक वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को टैकल करना इतना ईजी नहीं है जितना जो है ना आम बंदा सबर करता है। तो एक चैलेंजिंग जॉब है ये बोले। अच्छा, अब इसमें ये बेसिकली एक सर्कल है कि ये आप इसमें सीआरएम में काम कौन कौन से करते हैं। यू कलेक्ट, वेयर हाउस एंड एनालाइज डाटा। आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के साथ साथ आप डाटा को बाद में एनालिसिस भी करते हैं। अच्छा, अब ये सारी इसकी जो आउटर सर्फेस है, सबसे पहले आप कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को आप जो है ना वो एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट जिसको आप डील कर रहे हैं, आप उनकी नीड्स, वांट और डिमांड को रिकग्नाइज करते हैं, उनको समझ आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद कल्टीवेट एंड डेवलप इंटरेस्ट, ट्रस्ट एंड डिज़ायर। आप कोशिश करते हैं कि कस्टमर, आपका जो कस्टमर है वो इंटरेस्ट के साथ काम आप आपके ब्रांड के अंदर इंटरेस्ट ले। ठीक है, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो, और ट्रस्ट के बाद उसकी डिज़ायर हो कि मैं आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट परचेज करूँ। उसके बाद आप अगला स्टेप आ जाता है एक्वायर कस्टमर एंड एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप। तो कस्टमर को एक्वायर करना है, और यानी कस्टमर आपसे परचेज़ करे, और परचेज़ करने के बाद वो आपके साथ एक लंबा और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जो है ना वो भी बिल्ड करे उसके साथ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज प्रमोशन, इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन। आपकी कोशिश होती है कि जी आप कस्टमाइज जो है ना वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ उसके लिए आप जो है ना वो बिल्ड करें। उसके साथ आप जो है ना उसके जो इन्फॉर्मेशन टैक्टिक्स हैं आपके, ठीक है, वो भी कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक होनी चाहिए, एंड सो ऑन। उसके बाद प्रमोशन के बाद अगली चीज़ आती है कि जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स वगैरह, जो सर्विसेज हैं, वो भी आप उनके लिए कस्टमाइज होने चाहिए जो कस्टमर की अपनी नीड है उसकी नीड के मुताबिक। देन जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसे हम चैनल कहते हैं, आपका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कस्टमर की ईज़ के मुताबिक होना चाहिए वो। ठीक है, कस्टमर को उसमें आसानी होनी चाहिए। ठीक है, और ये उसके बाद फिर आप पहले स्टेप पे आ जाते हैं कि रिकग्नाइज नीड्स एंड वांट ऑफ अ डिफाइंड कस्टमर। ये जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब आपने सारी चीज़ें पिछले एनालाइज कर ली उसके बाद फिर आप दोबारा जाते हैं कस्टमर की नीड और वांट को रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, और दोबारा कुछ उसमें चेंज आया या नहीं आया।